बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हम इनकम फ्रॉम सैलरी को पढ़ रहे हैं और इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर हमने बहुत सारी प्रोविजंस अभी तक पढ़ ली हैं। तो आज के लेक्चर में बेसिकली अब हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम जितना कुछ अभी तक आपने पढ़ा है हम इसको एक दफ़ा अब एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि एग्जामिनर जो है वो किस तरह की बातें करता है, और फिर उस स्ट्रेटजी के ऊपर आएंगे जो आपने पूरे इनकम टैक्स में लगानी है। मैं मेजर पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन के ऊपर आपको वो फिलॉसफी लगा के दिखाऊंगा जो मैं अब आपको कह रहा हूँ कि आपने किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है। ठीक होगी ना बात? तो जी हम एक अच्छे लेवल का एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चन जो है उसको लेकर चलते हैं। Mr. Kamran, a resident in Lahore, has worked for Star Products Limited (SPPL), a manufacturer of home appliances. For the year ended 30th June 2020, his income are as follows. Basic salary during the year was 1,50,000 per month. SPPL has provided him accommodation in DHL Lahore. Company will have to pay 500,000 per annum if such accommodation was not provided. हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं, हम असल में वही काम कर रहे हैं जो एग्जाम में आपने करना था। आप एक मरतबा सरसरी सा क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? क्या कर रहे हैं? एक मरतबा सरसरी सा क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। ओके। Bills of electricity, gas, water and telephone amounting to 2,75,000 are paid by SPPL. SPPL deducted rupees 75,000 against this facility. Loan of rupees 300,000 which Mr. Kamran has obtained from previous employer was settled by SPPL and nothing was charged to Kamran. यानी कामरान से कोई पैसे नहीं लिए। डिशवॉशर हैविंग मार्केट वैल्यू, क्योंकि ये क्या बनाता था? होम अप्लाइंसेस बनाता था ना। डिशवॉशर हैविंग मार्केट वैल्यू 1,25,000 वाज गिवन टू मिस्टर कामरान एट अ डिस्काउंट ऑफ 75%। ओके। फिर इसी तरह से मेडिकल अलाउंस का जिक्र आ रहा है। अ मेडिकल अलाउंस एट 15% ऑफ हिज बेसिक सैलरी। द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट do not provide for free medical treatment or hospitalization or any other reimbursement of such expenses. इसका मतलब है क्या दिया गया? अलाउंस दिया गया। ओके। SPPL provided him a car for official conveyance का जिक्र आ गया। ओके। SPPL reimburses 20,000 per month being school fee of his children. फिर एक लोन का जिक्र आ गया। ओके। फिर SPPL paid him 100,000 in lieu of his unavailed recreational leaves. छुट्टियां नहीं की, उसकी जगह पर 1,00,000 रुपया ले लिया उसने। ओके, ठीक होगी बात ये भी। He won the best employee award of SPPL in the form of लैपटॉप। एक लैपटॉप मिला है उसको अवार्ड के तौर पर 1,50,000 रुपये का। Due to escalation of food prices, a lump sum of 50,000 was paid to him. वो dearness allowance जिसे हम कह रहे थे। Required. Compute Mr. Kamran's taxable income for tax year 2020. ये एक सवाल जी आपके सामने। आपने ओवरऑल पढ़ा, क्वेश्चन को देखा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और अब आपने एक स्ट्रेटजी बनाई कि यार क्या करना है। अब एक एग्जाम की स्ट्रेटजी होगी। अभी एग्जाम में क्या करना है उसको छोड़िए। अभी जब हम तैयारी कर रहे हैं, जब हम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, ठीक है ना? यहां से आपने इस क्वेश्चन पे, मैं वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आपको ऐसे करवाया करूंगा, लेकिन अगर नहीं भी मैं करवा रहा, आपने हमेशा ऐसे करना है। अगर आपने मेरी इस फिलॉसफी को लेकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू किया तो यकीन जाने 2-3 क्वेश्चन में ही आपकी उतनी प्रैक्टिस हो जाएगी जितना कोई बच्चा 5-6 सवाल, 10 सवाल, 15 सवाल करके करता है। वो क्या है देखते हैं। अब मैं दोबारा से आता हूं और क्वेश्चन को अब अटेम्प्ट करने के, पहले तो हमने एक सरसरी जायजा ले लिया ना कि कैसे लेकर चलना, अब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आते हैं।
ओके जी, हमें पता चला मिस्टर कामरान रेजिडेंट इन लाहौर, लाहौर रहता है, इसका इनकम टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान में है, कहीं बाहर होता तो पता चल जाता, कोई रेजिडेंशियल स्टेटस की बात नहीं है, इसका मतलब है रेजिडेंट इंडिविजुअल है। कहाँ काम करता है? एक कंपनी में काम करता है जो क्या बनाती है? होम अप्लाइंसेस बनाती है। किस साल का जिक्र हो रहा है? 30 जून 2020 का जिक्र हो रहा है। क्या इसने इसी साल कहीं जॉब शुरू की है? नहीं, जॉब की स्टार्टिंग का कोई डेट नहीं है। इसका मतलब है हमारी नॉर्मल वाली एजम्पशन चलेगी। हमारी नॉर्मल वाली एजम्पशन क्या है? नॉर्मल वाली एजम्पशन क्या है कि फिर पूरा साल एम्प्लॉयमेंट रही है, या एग्जामिनर डेट बता दे, अदरवाइज इसका मतलब है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक 12 महीने की सारी बातें हो रही हैं। नाउ जी, पहला कॉन्सेप्ट, अब मैं इस वक्त इस पॉइंट का जिक्र कर रहा हूं। हिज बेसिक सैलरी ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹1,50,000 पर मंथ। सैलरी सम टाइम पर क्वार्टर भी एग्जामिनर दे सकता है, सम टाइम पर ईयर भी दे सकता है। हमने नोट करना है पर मंथ का मतलब है, अब हम इसे 12 से मल्टीप्लाई करके एनुअल सैलरी निकालेंगे, बिकॉज सारी टैक्सेशन हमने एनुअल बेसिस पर करनी होती है ना। ओके, अब आपने हर ये जितने 8-10 पॉइंट हैं, हर पॉइंट की लॉ में से रेलिवेंट लॉजिक ढूंढनी है कि भाई मैं इसको क्यों ट्रीट करूं। मसलन आप कहते हो कि सर यस 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 मतलब 18 लाख रुपया। आपने कहा सर यस 18 लाख पे टैक्स लगेगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्यों लगेगा। अपने आप से पूछें कहाँ लॉ में ये लिखा है कि इस पर इसे टैक्स देना पड़ेगा। तो आपने कहा यस सर, कहाँ लिखा है? जब हम सैलरी की डेफिनेशन पढ़ रहे थे ना, सैलरी मीन्स एनी अमाउंट रिसीव बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट वेदर ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर, और फिर लिखा हुआ था इंक्लूडिंग एनी पे वेज रेन्यूमरेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय, कि भाई तनख्वाह का जो मर्जी नाम रख लें वो सैलरी ही कहलाएगी। यानी मैं ये कह रहा हूं कि बेटा जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, हर मर्तबा आपने नोट्स में, किताब में, स्लाइड में वहां वापस जाना है जहां से आपने ये प्रोविजन पढ़ी थी। तो हमने यहाँ ये प्रोविजन पढ़ी थी कि भाई सैलरी का जो मर्जी नाम रख लें, एनुअल बेसिस पर इसे टैक्स लगना ही लगना है। इसका मतलब है वो जो 1.5 लाख रुपया है उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 लाख रुपया टैक्सेबल सैलरी में ऐड होगा। क्यों ऐड होगा? इस प्रोविजन की वजह, ये हम पढ़ कर आए हैं, इसकी वजह से ऐड होगा। अच्छा जी, फिर क्या होगा जी? अब इसका मतलब है, अब मैं सोल्यूशन की एक पॉइंट मैंने पिक किया है, सिर्फ एक पॉइंट पिक किया है, फिर मैंने रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ को जाके, भले मुझे याद भी हो, आपने किताब ओपन करनी है, दोबारा रिवाइज करना है, उसको रीड करना है, क्योंकि अभी हमें रिपीटिशन की ज़रूरत है। ये नहीं कहना कि नहीं मुझे आता है, नहीं, आपने रिपीट करना है। आइए जी, अब हम सोल्यूशन की तरफ गए तो क्या हुआ जी? हमने कहा कि जनाब क्या करें। सबसे पहले वो जो हमने कोई क्वेश्चन स्टार्ट करना हो ना, हम उसका एक बेसिक डाटा लिखते हैं। मसलन देखिए, हमने ऊपर मिस्टर कामरान का नाम लिख दिया, नीचे हमने कहा जी क्या काम कहा, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। अच्छा, कैलकुलेशन की बजाय आमतौर पर जो प्रोफेशनल्स हैं, जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो लफ्ज़ कंप्यूटेशन यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। आप भी इसी वर्ड को यूज़ कर लीजिए, कंप्यूटेशन, rather than saying कैलकुलेशन। लेकिन अगर किसी बच्चे ने यहाँ कैलकुलेशन लिख दिया तो इसका ये मतलब नहीं कोई गलती हो गई। हाँ, उसने एक अपना इम्प्रेशन, एक प्रोफेशनल इम्प्रेशन जो है वो उसने सेक्रीफाइस कर लिया, ठीक है ना, एक प्रोफेशनल इम्प्रेशन उसने सेक्रीफाइस कर लिया। जी जनाब, नीचे हमने लिखा टैक्स ईयर 2020, अगर ये 2021 होता तो वो लिखते। अब हम आते हैं जी बेसिक सैलरी। हमने लिखा जनाब बेसिक सैलरी, उसकी वर्किंग इनर कॉलम में कर दी ताकि एग्जामिनर को वर्किंग नोट भी मेरे साथ साथ मिल जाए, और ये मेरी क्या है? टैक्सेबल सैलरी, यानी वो सैलरी जिस पर मैंने गवर्नमेंट को टैक्स देना। बात समझ आ गई जी? पॉइंट फिर सुने, पॉइंट 1 आपने रीड किया, रेलिवेंट प्रोविजन अपने नोट्स में ओपन की, किताब में ओपन की, जहां से भी आप याद कर रहे हैं, स्लाइड नोट्स में आपको दे दूंगा, वहां से आप देख लेंगे। रेलिवेंट प्रोविजन पर चले गए, ओके। अब वापस सॉल्यूशन पर आए हो।
ठीक हो गया। अब क्या करें जी, वापस क्वेश्चन पर चलते हैं जी। ये आ गया जी क्वेश्चन, इसका पॉइंट नंबर 1 अब हमारा हमारी वाली फिलॉसफी के तहत एंटरटेन हो चुका है। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट, SPPL has provided him accommodation in DHA Lahore. Company will have to pay 500,000 per annum, per month नहीं, if such accommodation was not provided. हमने पहले हाथ जब अभी आप तैयारी कर रहे हो, आपने सिर्फ देखा कि अच्छा अकोमोडेशन का सवाल आ गया, अकोमोडेशन की एडजस्टमेंट आ गई है, तो आपने खुद से पूछा कि अच्छा यार रेलिवेंट अकोमोडेशन कहाँ लिखी हुई थी। किताब पर गए, रेलिवेंट अकोमोडेशन को ओपन किया तो पता चला यार अकोमोडेशन तो हमने यहाँ पढ़ी थी, सेक्शन 13 सब सेक्शन 12 एंड रूल 4 अकोमोड। अब आप पेजेस पर चले गए हो, भले आपको इस एडजस्टमेंट की 100% समझ आ रही हो कि क्या करना था, लेकिन आपने उसको नहीं देखना। आपने रेलिवेंट प्रोविजन पर जाना है, पहले उसको पढ़ना है। इफ अकोमोडेशन और हाउसिंग इज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई इंक्लूडिंग डायरेक्टर, यानी अगर ये बंदा डायरेक्टर भी होता तो ये प्रोविजन ऐसे ही लगती। द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी शैल इंक्लूड हायर ऑफ द फॉलोइंग। पॉइंट नंबर 1, amount that would have been paid in case if such accommodation was not provided। उसने लिखा है कि 5 लाख रुपया देगी कंपनी अगर ये बंदा हमारे से अकोमोडेशन ना ले, अगर ये बंदा हमारे से अकोमोडेशन ना ले। वो कहे यार घर तो मेरे पास ऑलरेडी है, आप ऐसा करें मुझे कैश दे दें, या ओके यार मुझे लाहौर में घर की ज़रूरत नहीं है, मेरी फैमिली तो इस्लामाबाद रहती है और मैं यहाँ स्विच हुआ हूँ, मैं रह लूँगा, कोई बात नहीं है, आप मुझे 5 लाख रुपया दे दें। जैसे ही इस पर्सन ने ये कहा कि मुझे 5 लाख दे दें, तो ये रूल 4 और सेक्शन 13 से बाहर हो गया। अब ये वो कल वाले लेक्चर को याद करें, अब ये कहाँ फॉल कर गया है, अब तो ये हाउस रेंट अलाउंस में आ गया। लेकिन अगर इस शख्स ने कहा कि नहीं नहीं ठीक है 5 लाख ठीक है, आप मुझे 5 लाख दे रहे थे, थैंक यू, मुझे तो घर ही दें, तो लॉ कहता है दूसरी चीज़ कैलकुलेट करें, 45% ऑफ मिनिमम ऑफ टाइम स्केल, जो मैंने कहा था कि अक्सर नहीं होगा क्योंकि हमारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन होते हैं, वहाँ लफ्ज़ बेसिक सैलरी यूज हो रहा होगा। कितनी थी जी बेसिक सैलरी? 18 लाख रुपया थी, अभी हमने कैलकुलेट की थी पॉइंट नंबर 1 में। इसका लेंगे 45%, ये शायद आ जाएगा 8,10,000। वो कहते हैं इन दो फिगर में से जो बड़ी फिगर होगी वो सैलरी में ऐड होगी। अकोमोडेशन, कब अकोमोडेशन पे कल वाले सवालों की तरह हाउस रेंट अलाउंस का कॉन्सेप्ट लगेगा और कब अकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, इसको क्लियर करें अपने ध्यान में। अगर यही एम्प्लॉय क्या करता जी, वो कहता SPL हैज प्रोवाइडेड हिम अकोमोडेशन, हैज प्रोवाइडेड हिम, इसका मतलब है रह तो ये उस घर में ही रहा है। कंपनी विल हैव टू पे, करना पड़ा नहीं है, 5 लाख पर एनम इफ सच अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड। इसका मतलब है ये पॉइंट नंबर 1 वाली कैलकुलेशन है और 45% लें आप किसका, बेसिक सैलरी का, तो आपको समझ आएगी कि क्या करना था। ओके, कोई बात नहीं। आइए जी सवाल पर, हम बेसिक सैलरी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, कितनी है जी 18 लाख रुपया है। अब अकोमोडेशन, तो वर्किंग कैसे शो करूं, मैंने लिखा अकोमोडेशन, तो क्या है कोई सी फिगर पहले ले ले, मैंने पहले लिया जी 45% ऑफ 18 लाख, ये आ गया 8,10,000 रुपया। फिर मैंने लिया अमाउंट विच वुड हैव बीन प्रोवाइडेड इफ सच अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड, ये 2 पॉइंट थे ना, ये पॉइंट नंबर 1 मैंने बना दिया है, ये 2 बना दिया है। तो लॉ क्या कहता है, हायर ऑफ ए और बी लेना पड़ेगा। तो हायर कौन सा है इसमें से, 8,10,000, तो देखें मैंने टैक्सेबल सैलरी में 8,10,000 ऐड कर दिया। बात समझ आ गई, 8,10,000 ऐड कर दिया। ओके, जबरदस्त, बात समझ आ गई। पॉइंट नंबर 1 भी एंटरटेन हो गया, पॉइंट नंबर 2 भी एंटरटेन हो गया।
ओके गुड। नाउ वापस क्वेश्चन पर आते हैं जी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पॉइंट हम कर चुके हैं, पॉइंट नंबर 1 हो गया है, 2 भी हो गया है। नाउ अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। बिल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर एंड टेलीफोन, इन सब को इकट्ठा नाम लिया था लॉ ने एक यूटिलिटी। अमाउंटिंग टू रुपीज 2,75,000 आर पेड बाय SPPL। SPPL डिडक्टेड 75,000 अगेंस्ट दिस फैसिलिटी। हमें कुछ नहीं करना, अभी सोल्यूशन नहीं देखना, हमने सबसे पहले ढूंढना है यार इससे रिलेटेड, भले मेरे जहन में बात आ रही है कि कहाँ ये बात डिस्कस हुई थी, हम उस पर रिलाय नहीं कर रहे फिलहाल, 100% यकीन है फिर भी नहीं कर रहे। कहाँ जाना है, प्रोविजन पर वापस जाना है। क्या करना है, प्रोविजन पर वापस जाना है। लॉ की रेलिवेंट प्रोविजन ढूंढे कहाँ ये बात हो रही है। तो अगर मैं रेलिवेंट प्रोविजन पर चलूं तो रेलिवेंट प्रोविजन यूटिलिटी सेक्शन 13 सब सेक्शन 5 में ये बात हुई थी। क्या बात हुई थी जी, वेयर इन अ टैक्स ईयर यूटिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई, द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स टू द एम्प्लॉयर अंडर द हेड सैलरी for that year shall include the fair market value of utilities provided as reduced by any payment made by employee। यहाँ नज़र आ रहा है, उसने कहा जी इतना बिल था और इतने पैसे हमने इससे ले लिए। और यूटिलिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं जी, इलेक्ट्रिसिटी आती है, गैस आती है, वाटर आ सकता है, टेलीफोन आ सकता है, ज़रूरी नहीं 1 2 3 4 चारों चीज़ें, जो भी होगा, यानी ये इन 4 चीज़ों तक के लिए ये वाला रूल अप्लाई होगा। ओके देखिए जी क्या था, वो कहता था यूटिलिटी का जो बिल है ना, जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो 2,75,000 है, लेकिन हमने 75,000 इस बंदे से, कामरान से ले लिए हैं। ठीक है, ओके गुड। इसका मतलब है लॉ ये कह रहा था इस 75,000 में से, 275,000 में से ये वाले 75,000 क्या कर दें, माइनस कर दें, और रिमेनिंग अमाउंट कहाँ ले जाएं, रिमेनिंग अमाउंट ले जाएं सैलरी में। ओके तो सोल्यूशन पर वापस आते हैं जी। अब हम पहुंचे, वो तैयारी कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट को, क्योंकि कॉन्सेप्ट सिचुएशन पर जाकर ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन होता है, क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट आपके अंदर उतरता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने आज का पूरा एक लेक्चर सिर्फ इस एक सवाल पर रखा हुआ है कि मैं आपको फिलॉसफी समझाऊं कि आपने क्वेश्चन को टैकल कैसे करना, तैयारी कैसे करनी है, इस क्वेश्चन से एग्जाम की तैयारी कैसे होगी, सिचुएशन में जाकर सारी बातें समझ आएंगी। ओके आइए जी, यूटिलिटी पेड बाय एम्प्लॉयर कितनी थी, 2,75,000, ये वर्किंग वाले कॉलम में आए, लेस पेड बाय एम्प्लॉय। अच्छा ये हमें पता होना चाहिए, अगर ये अपने पावर जनरेशन से दे रहा होता फिर यहाँ हम कहते फेयर मार्केट वैल्यू, क्योंकि लॉ ने यही कहा ना, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ यूटिलिटी। ओके तो फिर सैलरी में क्या ऐड होगा, 2 लाख ऐड होगा, क्योंकि 275 में से 75 तो हमने ही पे कर रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सैलरी में इस बेनिफिट के अगेंस्ट क्या ऐड होने जा रहा है, 2 लाख रुपया। दिस 200,000 ये वो अमाउंट है जिस पे आपको टैक्स पे करना। ओके वापिस आते हैं जी क्वेश्चन पर। पॉइंट नंबर 3 भी एंटरटेन हो गया। ओके पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं। लोन ऑफ ₹300,000 विच मिस्टर कामरान हैज obtained फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर, हमारा नहीं है लोन, was settled by SPPL and nothing was charged to Mr. Kamran, nothing was charged to Mr. कामरान का मतलब है कामरान से हमने पैसे नहीं लिए। अच्छा एम्प्लॉय होगा, वैल्यूड एम्प्लॉय होगा, उसने कहा कोई बात नहीं हमने पे कर दिया, आपसे लेने भी नहीं है पैसे। ओके लेकिन ये लोन हमारा नहीं है, हमसे नहीं लिया हुआ उसने। ओके ऐसी कोई प्रोविज़न हमने पढ़ी है? मैं कहा हाँ सर एक प्रोविज़न पढ़ी थी जिसमें, अब जहन में आपके बात आ रही है कि जिसमें 2 बातों का जिक्र हो रहा था।
एक बात का जिक्र ये हो रहा था कि अगर एम्प्लॉयर अपना ही लोन माफ़ कर दे तो क्या होगा, और एक जिक्र हो रहा था कि अगर एम्प्लॉयर किसी और का लोन माफ़ कर दे तो क्या होगा। ऑब्लिगेशन वेवर सेटलमेंट सेक्शन 13 सब सेक्शन 9 एंड 10, दो बातें थी। अच्छा, यही वो फायदा है। अब देखें सवाल में तो एक बात का जिक्र आ रहा है, लेकिन हमारी रिवीजन दोनों बातों पे हो रही है। सिनेरियो देखकर हमें दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यहाँ कॉन्सेप्ट नंबर 1 था एनी ऑब्लिगेशन वेव्ड ऑफ विच एन एम्प्लॉय ओड टू एम्प्लॉयर, हमारा ही लोन होता, शैल बी इंक्लूडेड इन सैलरी इनकम ऑफ द एम्प्लॉय इक्वल टू द अमाउंट वेव्ड। अगर कंपनी SPPL अपना लोन कोई माफ कर देती तो वेव ऑफ हो जाता, इसको हम वेव ऑफ कहते हैं। लेकिन लेजिस्लेटर ये कह रहा है, टैक्स का कानून ये कह रहा है भाई आप अपना लोन वेव ऑफ करें, बिस्मिल्लाह, कोई बात नहीं, लेकिन फिर हम इस वेवर को आपकी सैलरी मानेंगे। ये तो बात हो रही है मिस्टर कामरान की और किसकी, SPPL की। दूसरे पॉइंट में वो कह रहा था सबसेक्शन एनी रीपेमेंट बाय एम्प्लॉयर टू एन अदर पर्सन। अब यहाँ अदर पर्सन कौन है, ओल्ड एम्प्लॉयर। आपके इस सवाल में ओल्ड एम्प्लॉयर ऑन अकाउंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय, किसने देने थे पैसे, एम्प्लॉय ने। शैल बी इंक्लूडेड इन सैलरी इनकम ऑफ द एम्प्लॉय इक्वल टू द अमाउंट रीपेड। कितने पैसे पे किए, 3 लाख पे किए। वो कहते भाई ठीक है आप ना लें कामरान से पैसे, आपके लिए बड़ा अच्छा एम्प्लॉय होगा, लेकिन फिर हमें तो इसमें से सैलरी की खुशबू आती है, तो क्या करें, हमारी जो खुशबू है वो सैलरी वाली है, हम इसको सैलरी में फिर ऐड कर लेंगे। तो हम फिर वापस ये सारा कुछ पढ़ के वापस पहुँचे अपने सोल्यूशन पर। मैंने कहा अच्छा इसको कहाँ एंटरटेन करें, लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, 3 लाख रुपया हमने सैलरी में। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? कैसे आप इसको लेकर आगे चलें, बात क्लियर हुई है? ओके, वापिस आते हैं जी क्वेश्चन पर, वापिस आते हैं। ओके जी, तो क्वेश्चन आ गया हमारे पास। पहले 4 पॉइंट हमारे डिस्कस हो चुके हैं और हम पहुंचे हैं जनाब पॉइंट नंबर 5 के ऊपर। ओके, डिशवॉशर हैविंग मार्केट वैल्यू ऑफ ₹1,25,000 was given to Mr. Kamran at a discount of 75%. कंपनी कौन थी, मैन्युफैक्चरर ऑफ होम अप्लाइंसेस। ओके यार, अच्छा हमारा अपना ही डिश वॉशर है, हमने बनाया है, ओके आप बड़े अच्छे एम्प्लॉय हैं, आपको 75% इस पर डिस्काउंट मिलेगा। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने सोचना है क्या कहीं कोई ऐसी प्रोविज़न हमने पढ़ी है, कोई ऐसी प्रोविज़न पढ़ी है जो इस पर अप्लाई होती हो। तो नोट्स में वापस गए आप, किताब में वापस गए आप, स्लाइड्स के ऊपर वापस गए आप। सबसे पहले आपने ढूंढना है कहाँ इस तरह की बात हुई थी। तो अगर आप रेलिवेंट स्लाइड पर चलें तो एक सेक्शन था 13 सब सेक्शन 11, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू एम्प्लॉय। इफ एनी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड और any service are rendered by an employer to employee, the amount chargeable to tax to employee under the head salary for that year shall include the fair market value of property. उसने एक बात कही थी कि अगर आप कुछ पैसे ले लेंगे लेस एनी पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉय। अगर हम उससे कहते कि ये 1,25,000 का वो है डिश वॉशर है, आप इतने पैसे दें, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है इस वक्त भी, डिस्काउंट देने का भी यही मतलब है, कितने का था जी, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, 1,25,000 लेस अमाउंट पेड। एम्प्लॉई ने कितने पैसे दे दिए, 75% डिस्काउंट दे दिया आपने, रिमेनिंग उसने दिए, वो इसमें से माइनस करें, रिमेनिंग अमाउंट विल बी एडेड टू योर सैलरी। तो हम आंसर पर ही चलते हैं जी, कितने का था जी, 1,25,000 का लेस पेड बाय एम्प्लॉय। हमने 1,25,000 का 75% डिस्काउंट का क्या मतलब हुआ,
25% पे किया तो 25% बना 31,250 का, तो हमने 93,750 इसमें ऐड किए। लेकिन ज़रा रुकिए यहाँ पर, अब ये कैलकुलेशन आ गई है। लॉ अपना लिखते हुए लेजिस्लेटर जब लॉ बनाता है तो उसको किसी भी तरह एक्सप्लेन करता है, बात समझाता है आपको। लेकिन जाहिर है जहाँ कोई न्यूमेरिक इन्वॉल्व हुआ वहाँ आप किसी भी तरह सॉल्व कर सकते हैं। एक बच्चा कहता है कि सर मुझे एक बात बताइए, आपने इतना लंबा काम कर दिया, आप 1,25,000 रुपये का डायरेक्ट 75% जो डिस्काउंट दिया वो ले लेते तो भी यही फिगर आ रही होती। जी बिल्कुल यही आ रही होती, लेकर देख लें तो कोई बात नहीं है। लेकिन लेजिस्लेटर ने, लॉ ने लिखा कैसे? लॉ ने तो आपको देखें, फिर वर्डिंग पर वापस चलते हैं। देखिए लॉ ने कैसे लिखा था। लॉ ने कहा था फेयर मार्केट वैल्यू ले लें, उसमें से जो अमाउंट एम्प्लॉय ने पे की है वो माइनस कर दें। दैट्स वाई मैं ऐसे आया हूँ, क्योंकि मैं लॉ आपको पढ़ा रहा हूँ इस वक्त, तो कोशिश कर रहा हूँ वैसे ही कैलकुलेशन परफॉर्म करें। लेकिन ऑब्वियसली आप एग्जाम में जब बैठे हैं तो जब तक आपका आंसर 93,750 आ रहा है आप ठीक ट्रैक पर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा आपने घबराना नहीं है, ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके अच्छा जी, वापस चलते हैं जी क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर वापस आए जी, हमारा पॉइंट नंबर आ गया 6। ओके, a medical allowance at 15% of his basic salary, the term of his employment, do not provide free medical treatment or hospitalization or any reimbursement of such expenditure। यानी टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट में उसको 15% ऑफ बेसिक सैलरी कैश मिलेगा। अलाउंस का क्या मतलब है? कैश मिलेगा। ओके ठीक होगी बात। कोई रीइंबर्समेंट नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, इसके ऊपर कल के लेक्चर में हमने बड़ी तफसील से बात की हुई। ठीक है ओके, क्या करें, क्या करें जी? ट्रीटमेंट आंसर पे नहीं जाना, अभी पहले रेलिवेंट शीट पर जाइए, रेलिवेंट लॉ पढ़िए। कहाँ हमने ये बात पढ़ी थी? जब हम ये प्रोविजंस पढ़ रहे थे तो हमने लेक्चर में पढ़ा था मेडिकल फैसिलिटी, रीइंबर्समेंट और मेडिकल अलाउंस, इसमें क्या फ़र्क है और किसकी क्या ट्रीटमेंट है, ताकि हमारा पूरा एरिया दोबारा रिवाइज हो। हमने मेडिकल फैसिलिटी के बारे में पढ़ा था कि रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी लेकिन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो तो फुली एग्जेम्प्ट है, लेकिन दो छोटी छोटी कंडीशन लगी हुई थी कि नेशनल टैक्स नंबर हो और एम्प्लॉयर उसको सर्टिफाई कर दे। जाहिर है मैं इस वक्त अब क्विक रिव्यू करवा रहा हूँ आपको, इसका डिटेल आपने देखना हो तो जाहिर है कल का लेक्चर आप देख सकते हैं, वहाँ ये तफसील में आ रही थी बात। और दूसरा था मेडिकल फैसिलिटी और रीइंबर्समेंट लेकिन नॉट एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपकी एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में नहीं लिखा हुआ था तो फिर फुली टैक्सेबल था। और तीसरी बात थी मेडिकल अलाउंस, कैश वाली बात। हमारा सवाल तो यहाँ फॉल कर रहा है, वो कहता है एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है ना। फिर इसका एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉडल भी था कि लॉ ने 1+3 से एक प्रोविजन बनाई, 2+3 से एक प्रोविजन बनाई। यस ये देखिए, मेडिकल अलाउंस प्लस मेडिकल फैसिलिटी, दोनों चीज़ें, मेडिकल अलाउंस प्लस मेडिकल फैसिलिटी। लेकिन कौन से वाली मेडिकल फैसिलिटी? इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो क्या होगा? अलाउंस इज फुली टैक्सेबल, अब वो 10% वाली बात खत्म। रीइंबर्समेंट इज फुली एग्जेम्प्ट। चलिए, मेडिकल फैसिलिटी रीइंबर्समेंट बट नॉट एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो रिवर्सल होगा। अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू 10%, फैसिलिटी विल बी फुली टैक्सेबल। ये 4-5 केसेस बनते हैं। अब देखिए हुआ क्या, जब कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो इन 5 में से कोई एक सिनेरियो आएगा ना। हम इस वक्त एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं लेकिन सिनेरियो पर खड़े होकर हमारी प्रैक्टिस इन 5 बातों की हो रही है। आपने हर प्रोविज़न लेनी है, रेलिवेंट प्रोविज़न को पढ़ना है, दोबारा रिवाइज करना है, फिर सोल्यूशन पर पहुंचना है, फिर सोल्यूशन पर पहुंचना है। तो जनाब अब क्या आ गया जी? मेडिकल अलाउंस कितना मिला? 15% ऑफ बेसिक सैलरी कितनी थी? 1 लाख नहीं 18 लाख थी। बेसिक सैलरी कितनी थी हमारी जी? 18 लाख थी। ओके, उसका हमने लिया 15%।
एग्जेम्प्ट 10% तक एग्जेम्प्ट है। इसका मतलब है एक एम्प्लॉयर ने हमें 3,24,000 रुपया दिया है, जिसमें से 1,80,000 रुपया हमें अलाउड था। ओवर एंड अबव जितना आया है वो टैक्सेबल सैलरी में ऐड हो जाएगा, यानी 3,24,000 में से 1,80,000 माइनस कर दें, 1,44,000 1,44,000 विल बी एडेड टू योर सैलरी, बिकॉज जो लॉ ने लिमिट दी थी आप उससे ज़्यादा मेडिकल अलाउंस प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? ओके, तो वापिस आते हैं जी क्वेश्चन पर। पॉइंट नंबर 7, SPPL provided him a car for official and personal use. For official and personal use, SPPL had obtained the car by way of finance lease, and its fair market value at the time of the lease was 1.6 million. Lease rental paid during the year were 200,000. Okay, conveyance. तो फ़ौरन हमें पता लगा कि अच्छा यार कन्वेंस हमने कब पढ़ी थी। मैंने कहा सर कन्वेंस हमने कहाँ पढ़ी थी, स्लाइड पे गए, ढूंढा तो पता चला कन्वेंस पहले सर ने बताई, फिर एक सर ने ना एक समरी बना के आपको कन्वेंस दी थी कि इशू रिलेटेड टू कन्वेंस एग्ज़ाम में क्या क्या आ सकते हैं। तो आपने कहा सर आपने बताया था एक तो बात हो रही है प्रोविज़न ऑफ मोटर व्हीकल की, एक बात हो सकती है रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस की, एक बात हो सकती है आपको ड्राइवर भी प्रोवाइड किया गया हो। पहली बात मैंने कहा सर ये तो एग्जामिनर बहुत अच्छा है, तो कोई शरीफ आदमी है, इसने तो सिर्फ इस चीज़ का जिक्र किया है हमारे सवाल में, ये दो बातें तो फॉर द टाइम में डिस्कस नहीं हो रही। लेकिन क्योंकि अब आपने पेज खोला हुआ है, आप सारा सिनेरियो पढ़ रहे हैं, इसी से तो मैं कह रहा हूँ कि एक ही क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन के बराबर प्रैक्टिस बन जाएगी अगर आप इस काम को ऐसे ही करेंगे जैसे मैं कह रहा हूँ। ठीक, अब हमने फिर रिवाइज किया कि अच्छा यार ये प्रोविज़न क्या थी, तो हमें याद आया यार अगर तो प्राइवेट एंड ऑफिशियल दोनों हो तो 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ कार या 10%। फिर साथ ही हमने कहा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल यूजेज, अगर एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए दे दे तो एक्चुअल यूजेज को हम नहीं देखते, लॉ ने खुद ही 50-50% कर दिया। ओके, और रनिंग एक्सपेंसेस अगर होते तो एक्चुअल पर्सनल यूजेज, ये हमने पढ़ा हुआ है, मैं अब यहाँ जाहिर है उसे इतनी डिटेल में नहीं जा रहा, वरना आप इसका रेलिवेंट क्वेश्चन उठाकर भी आपने लास्ट वाले लेक्चर में हमने किया हुआ है, वहाँ से इसको रिवाइज कर सकते हैं। फिर ड्राइवर सैलरी के बारे में भी हमने बात की हुई है कि कैसे बात होगी। फिर एक बात हमने और की कि यार गाड़ी कब प्रोवाइड की थी, क्या पूरा साल गाड़ी यूज़ हुई है या पूरा साल कन्वेंस यूज़ नहीं हुई, व्हीकल पूरा साल नहीं, हो सकता है आपको दिसंबर में व्हीकल प्रोवाइड की गई, तो फिर क्या करें, ये क्या 5% बस चुप करके कॉस्ट का ले लें। फिर हमने कहा नहीं, इफ व्हीकल इज़ नॉट प्रोवाइडेड फॉर होल ईयर अमाउंट विल बी एडिड ऑन प्रोरेटा बेसिस। फिर हमने साथ ही कहा कि अगर कॉम्प्लेक्स सिनेरियो, ये सवाल तो कॉम्प्लेक्स नहीं था, अगर कॉम्प्लेक्स सिनेरियो तो ये वाली बात यहाँ अप्लाई होगी, रनिंग एक्सपेंसेस तो ऑटोमेटिकली प्रोरेटा हो जाएंगे, ड्राइवर की सैलरी ऑटोमेटिकली प्रोरेटा हो जाएगी। बात समझ आ गई? तो हमने रेलिवेंट, अच्छा किसी बच्चे को ये बात ना समझ आई हो तो आप इससे पिछली 4 स्लाइड्स में जहाँ हमने इसको अलग अलग, ये तो मैंने आखिरी स्लाइड आपसे डिस्कस की ना समराइज वे में कि यार ओके समझ आ गई है, आइंदा रिटेंशन के लिए ये एरिया डिस्कस हो रहा है, तो फिर आप उससे पिछले वाले पे चले जाइए जनाब, वहाँ जाकर आप इसको कर सकते हैं। ओके गुड, तो क्या करें जनाब, वापस आंसर पर चलें फिर। ओके, कन्वेंस कॉस्ट ऑफ व्हीकल कितनी थी, 1.6 मिलियन। कौन सी कैटेगरी में फॉल किए, पार्टली फॉर बिजनेस पार्टली फॉर नॉन बिजनेस, 5%, तो इसका 5% लिया, 80,000 हमारे ऐड हो गया। वाई, बिकॉज पूरा साल कन्वेंस इस्तेमाल हुई है, बिकॉज पूरा साल कन्वेंस इस्तेमाल हुई है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको समझा पाऊँ कि आपने क्वेश्चन को कैसे लेकर चलना है। ओके, वापस चलें जी क्वेश्चन पर। SPPL प्रोवाइडेड हिम अ कार फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल, ये सारा काम हो गया हमारा।
SPPL reimbursed his ₹20,000 per month. Reimbursed him कर दें his being school fee of his child. वो कहता है रीइम्बर्स का मतलब हमने समझा हुआ है. रीइम्बर्स का मतलब होता है पैसे आपने खुद दे दिए, बिल लाकर एम्प्लॉयर को दिया या अकाउंट्स डिपार्टमेंट में दिया, उसने आपको पैसे दे दिए. मैंने कहा जी बच्चे की फ़ीस जाती है 20,000 रुपया हर महीना, तो आप वाउचर लाएँ पैसे ले लेंगे. गुड. अब उसूलन तो हमें यहाँ भी जाना है ना वापस, आप अपनी स्लाइड में जाएंगे, लेकिन अब इजी बातें, मैंने क्वेश्चन को उस तरह किया हुआ है, जब इजी बातें आप जाएंगे, लेकिन मैं अब आपको डायरेक्ट वहीं लेकर जा रहा हूँ. हमने पढ़ा था कि अगर एम्प्लॉयर कोई भी एम्प्लॉय का कोई भी एक्सपेंस रीइंबर्स कर दे तो वो सैलरी है. तो रीइंबर्समेंट ऑफ स्कूल फी 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 2,40,000 रुपया क्या हो जाएगा, आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9. SPPL gave him a loan of ₹1.5 million on 1st July 2019 at 6% markup. इंटरेस्ट फ्री लोन. जाइए स्लाइड पर. इंटरेस्ट फ्री लोन वहां से देखना. अच्छा ये था. हाँ, अगर फ्री प्रोवाइड किया तो 10% ऐड कर दें, और अगर 10% से कोई कम रेट चार्ज किया तो 10% और जो रेट है उसका डिफरेंस आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा. बात समझ आइए. फिर वही हमने समझा था कि अगर ज़्यादा चार्ज कर दिया तो नहीं, सैलरी में से कुछ माइनस नहीं होगा. बस लॉ चाह रहा था, लेजिस्लेटर चाह रहा था कि आप सब्सिडाइज ना करें, लेकिन आपने 10 की बजाय 15 कर दिया, तो 10 माइनस 15 -5 है. आपने कहा सर मैंने सैलरी में से माइनस कर दिया. नहीं, माइनस की बात नहीं कर रहा, लॉ एडिशन की बात कर रहा था. फिर लॉ ने साथ ही एक बात बताई कि यार 2 लोगों पर ये प्रोविज़न ना लगाइएगा. एक ऐसा लोन जो 10 लाख से कम हो, तो हमने देखा ये 10 लाख से कम नहीं है, तो 15 लाख का लोन है. और एक वो शख्स जो अपने बैलेंस पर इंटरेस्ट नहीं ले रहा. वो समझ ली हुई हमने बात. ओके, लेकिन अब मैं वापस सोल्यूशन पर ही आ जाता हूँ. तो जी क्या हुआ, सब्सिडाइज लोन 10% माइनस 6% means 4% of the amount of loan will be added to your salary. ठीक हो गई बात. ओके, फिर वापिस आते हैं जी क्वेश्चन पर. SPPL paid him 100,000 in lieu of his unavailed recreational leave. छुट्टियां मिल रही थी सबको, रिक्रिएशनल लीव, ज़रा रिफ्रेश होने के लिए, फिरने टुरने के लिए, लेकिन ये छुट्टी नहीं कर सका था. तो एम्प्लॉयर ने कहा कि ओके यार, ये क्योंकि छुट्टी पर नहीं गए थे तो इनको 1 लाख रुपया दे दिया जाए. ये सैलरी की डेफिनेशन में भी ये बात हमने पढ़ी थी, पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव और वो सारी बातें. इसका मतलब है डायरेक्टली ये 1 लाख रुपया आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा. अनअवेल्ड रिक्रिएशनल लीव, सैलरी की डेफिनेशन में बात लिखी हुई थी, 1 लाख रुपया ये ऐड हो गया. बात समझ आ रही है, फिलॉसफी समझ आ रही है हम क्या बात कर रहे हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज he won the best employee award of SPPL in the form of laptop having fair market value. कोई एनी बोनस कमीशन ये वो जो मर्जी अवार्ड जो मर्जी दें, एम्प्लॉयर रिलेशन की वजह से एक एसेट आपको ट्रांसफ़र हुआ है, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू शुड बी एडेड टू योर सैलरी. ओके, बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैपटॉप मस्ट बी एडेड. क्लियर हो गई बात. आसान बात. ड्यू टू एस्केलेशन ऑफ फूड प्राइसेस, महंगाई की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं, उसकी वजह से अ लमसम ऑफ ₹50,000 वाज पेड टू हिम इन जून. एक ही साल में. इसको हम आमतौर पे क्या कहते हैं, डियरनेस अलाउंस या कुछ भी कह दें, एनी पेमेंट. कैश में तो आप कुछ भी पे करें तो आपकी सैलरी में ही ऐड होना था. तो आइए सोल्यूशन पर जी. कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस 50,000 ऐड हो गया. इस वाले पूरे कॉलम का पिछले पेज से लेकर यहाँ तक का टोटल लगाइए तो ये आपकी क्या आ जाएगी, टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी. यही रिक्वायरमेंट थी ना जी आपकी, यही रिक्वायरमेंट थी. ओके, यहीं से हमने आगाज़ किया था.
ये वो क्वेश्चन था कि जिसको अब हमने 1 बाय 1 एक एक पॉइंट मैंने आपके साथ रीड किया है और आपको समझाने की ये कोशिश की है कि बेटा आपने क्या करना है, आपने इसी तरह एक एक पॉइंट को रीड करके रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ पर पहुंचना है, रिवाइज करना है, देन इसका बेनिफिट होगा। ठीक है ना। क्या एग्जामिनर ने कहा था? कंप्यूट टैक्सेबल इनकम, उस टैक्सेबल इनकम वाले कॉलम का पूरे काम ने टोटल लगा दिया। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। अब एलएमएस के ऊपर भी आपकी प्रैक्टिस बनी हुई होगी। सिमिलर क्वेश्चन को सबसे पहले मेरे साथ लेक्चर में आप इसको सॉल्व करें पूरे उसको, फिर सिमिलर क्वेश्चन आपके पास एलएमएस में आ रहा होगा, पूरे का पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन ही आपके पास अवेलेबल होगा और वहाँ आप इसको सॉल्व कीजिए और अपनी प्रैक्टिस चेक कीजिए कि आप कहाँ खड़े हैं। ठीक है ना। वहाँ हम आपसे डायरेक्ट टैक्सेबल इनकम मांग रहे होंगे कि टैक्सेबल इनकम इसके अंदर आप बताइए क्या आ रही है। वर्किंग कॉलम आप भले छोड़ दें, टैक्सेबल इनकम का कॉलम फिल कीजिए। तो ऐसे जनाब इंशाल्लाह ताला इसी तरह जुड़े रहें, इसी तरह रोज़ाना का लेक्चर रोज़ाना देखते रहें। हमारी कोशिश होगी, दावा तो नहीं इस तरह से कोई कर रहे, लेकिन इंशाल्लाह आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, आपको स्मार्ट वे में चीज़ें समझ आएंगी। हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं, ऐसे चल जैसे अब ये क्वेश्चन किए ना, यकीन जानिए ये क्वेश्चन अगर आप इसी तरह सॉल्व करें तो ये 10 क्वेश्चंस के बराबर एक सवाल से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बिकॉज आपने सारी रेलिवेंट प्रोविजन साथ अटैच करके सिनेरियो में आकर खुद जिस वक्त आप मेंटली उस सिनेरियो में मौजूद हैं उस टाइम पर आप उसको देख रहे हैं, तो इस तरह से आपका ये सारा काम हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। कल मुलाकात होगी जी, यहाँ से आगे चलेंगे, लेकिन प्लीज़ आपने लेक्चर को पॉज कर करके आपने बाकायदा उसी तरह देखिए, मैंने बड़ी एफर्ट के साथ इस लेक्चर को डिज़ाइन किया हुआ है। हर प्रोविज़न आपको मैंने बार बार दिखाई है कि कैसे इसने सॉल्व होना था, कैसे इसने चलना था। आपने इसी तरह इसको करना है, फिर ही इसका बेनिफिट होगा, फिर ही हमारी ऑनलाइन क्लासेस इंशाअल्लाह ताला फिज़िकल क्लासेस की तरह से चल रही होगी, वही उसी का नेमुल बदल बन रहा होगा। कल मुलाकात होगी जी इंशाअल्लाह ताला, यहाँ से आगे चलेंगे।